जो इस वक्त हो रहा है, मैं उन चीजों को आपसे अब समझना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बारीकी से आपने चीजों को समझाया है। सबसे अहम पॉइंट जो मेरा है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन से अफसर आते हैं इंडियन आर्मी में, दूसरे भी कई तरह के कमीशन हैं, एनडीए है, और भी आर्मी से भी चुने जाते हैं बच्चे, एग्जाम देते हैं, क्लियर करते हैं, अफसर बनते हैं। लेकिन वो अफसर कहलाते हैं, वो कभी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर नहीं कहलाते। यहां पर अगर आप अग्निवीर को अलग टर्म दे रहे हैं, मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं सर, अगर आप एक को जवान और दूसरे को अग्निवीर की टर्म दे रहे हैं, तो क्या ये गलत नहीं है? पहली तो बात, ये होना नहीं चाहिए अग्निवीर अग्निपथ। सोल्जर इज ए सोल्जर, एक पॉइंट ये मेरा। और दूसरा जो अभी क्योंकि मैं बहुत सारे अग्निवीर जो सर्विंग है उनके साथ कांटेक्ट में हूं, कई लोग मेरे से बात करते हैं, मैं खुद थर्ड जनरेशन का फौजी रह चुका हूं, और मैं चाहता हूं कि आगे मेरा जो बच्चा है वो भी आर्मी में जाए। तो उनके जो पॉइंट्स है, जो क्योंकि मेरा 7 घर है सर मेरे गांव में, 7 में आर्मी वाले हैं, तो उनसे जब बातचीत होती है, कहती है सर बुरा लगता है कि जब एक जो फौजी है वो 90 दिन छुट्टी काट रहा है और हमें सिर्फ 30 दिन मिल रही है। अब बीच में हम बीमार हो गए, कुछ अगर प्रॉब्लम हो जा रही है तो हमारी छुट्टी उसमें से कट जा रही है। इसको आप कैसे समझाएंगे सर कि मैं बड़ा पॉइंट कि अफसर सारे अफसर्स हैं, कोई एसएस में कोई फर्क नहीं है, चाहे वो जवान से बना है चाहे एनडीए करके आया है, लेकिन अग्निवीर की टर्म अलग क्यों दी गई? और ये जो छुट्टियों का कंसेप्ट, क्या इसके बारे में भी सोचना चाहिए सर? अच्छा, ओके, मैं समझ गया राजेश आप क्या कह रहे हैं। सबसे पहले जो अफसर बनता है और जो शॉर्ट सर्विस से आता है, उसको आईसी नंबर नहीं मिलता है, उसको मालूम है और उसके सामने लिखा जाता है कि वो शॉर्ट सर्विस है। तो आप देखिए रेगुलर ऑफिसर उसका आईसी नंबर से शुरू होता है और शॉर्ट सर्विस ऑफिसर का एसएस लिखा होता है, तो सभी को मालूम है। तो ये अग्निवीर है और वो दूसरा सिपाही है, या ये देखिएगा आप किसी भी इसमें जाते हैं, अभी इसमें है कि पहले आपका 9 या 10 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप सिपाही बनते थे। अब मैं समझ सकता हूं कि आपको तकरीबन 6-7 महीने के कंटिन्यूस ट्रेनिंग के बाद, जिससे फायरिंग शामिल, टैक्टिक्स शामिल, ड्रिल शामिल, सब कुछ शामिल, और आप बनते हैं, तो आपको जो प्रोबेशन पीरियड है, पहले जो 1 साल का था वो अब 4 साल का हो गया है। 4 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड है। अब प्रोबेशन पीरियड में आपको आपका जो स्थिति है वो अलग है, आप प्रोबेशन में हैं। आप किसी भी फर्म में जाते हैं, आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग बनना है या किसी फर्म में जाना है, तो आपको ये पहले दिन ही नहीं बोलेंगे कि आप मेरे यहाँ पे लग जाओ। आपको बोलेंगे मैं आपको देखना चाहता हूँ आप कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, उसके बाद वो आपको एब्जॉर्ब करते हैं। आप कहीं पर भी जाए, मीडिया में हो, इंडस्ट्री में हो, फैक्ट्री में हो, इसमें कोई ये नहीं। हम लोगों को, मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों के दिल में ये भावना बैठ गई है कि साहब ये जो है ना ये ठीक नहीं है। अगर ऐसी हम कहते हैं तो 1976 तक जो सिर्फ 35% ही लोग पेंशन लेते थे, सिर्फ 35%, और टिल 1980 तक सिर्फ 95 रुपए पेंशन होती थी। आप पेंशन आप देखिए 25,000 30,000 के आसपास तो सब कम से कम पेंशन है। तो आप ये जो है, ये जैसे कहा चेंज है, कांस्टेंट ही एक ऐसी चीज है जो चेंज होती रहती है। इससे पहले 7 साल था, अब ये कहूंगा कि 4 साल का, ये भी कलर सर्विस थी, 4 साल अग्निवीर है, कलर सर्विस तो उसकी पूरी 15 साल की है, 20 साल की, उसमें कोई शक। लेकिन ये सोचना कि साहब ये अग्निवीर है, इसको छुट्टी नहीं मिल रही है, या इसको 90 दिन की नहीं है, या इसको सिर्फ 30 दिन, तो उसकी जो ट्रेनिंग है 6 महीने की, उसमें भी उसको कोई छुट्टी नहीं है। आपने देखा होगा पहले जो जितने भी रिक्रूट आते थे, ट्रेनिंग करते थे, 2 भाग में होती थी, और पहले और दूसरे में 1 महीने की हम छुट्टी देते थे, वो घर जाता था, फिर घर से वापस आता था, फिर होती थी जो शाम को थोड़ा खेल कूद होते थे, थोड़ा सा मतलब जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है थोड़ा आराम होता था। अब हम देख रहे हैं कि हम लोगों की रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायरमेंट में देश का फायदा है। 40,000 बच्चे हम अगर ले रहे हैं, मैं सिर्फ आर्मी की बात करूं, 46,000 तो वो फौज के अंदर ले रहे, सिर्फ आर्मी के अंदर अगर 40,000 ले रहे हैं, 40 में से अगर आज की तारीख में 25% या 50% भी लेकर के मानते हम रखते हैं, और 20,000 भी बाहर जाते हैं और वो बाकी सर्विसेज में जाते हैं, तो आप समझे जो नहीं करना चाहता। समझ, मैं कहता हूं कि मेरे को नहीं करना है, क्योंकि मैंने 11.5 लाख रुपए जो उन्होंने दिया मेरे को, क्या टर्मिनल जो उन्होंने ग्रेचुइटी दी, वो ली मैं, और मैंने चल दिया। मैं अपनी दुकान खोलना चाहता हूँ। जी सर, मेरा पॉइंट बड़ा स्पेसिफिक था कि क्योंकि एक यूनिट है, एक
बैटरी है या कंपनी है, एक प्लाटून है, उसके अंदर एक अगर अग्निवीर है और एक सिपाही है परमानेंट वाला, तो वो जो एक टर्म है वो एक डिफरेंस पैदा करती है। और मैं उस डिफरेंस को आपसे समझना चाहता था कि क्या कितना ये जरूरी था, ये अग्निवीर का देना, अग्निपथ देना जरूरी होता कि उनको भी हम सोल्जर ही रखते नॉर्मल? नहीं, इसमें जरूर ये है, क्या होता है अगर हम उनको से आप जैसे कह रहे हैं कि शुरू से ही हम उनको जी सिपाही बोलते और शॉर्ट सर्विस सिपाही बोलते, अग्निवीर जी नहीं बोलते, शॉर्ट सर्विस सिपाही बोलते और इनको छोड़ देते, तो इन्हीं को नुकसान होता। अभी क्या हुआ है, हमने इनको अग्निवीर बोला ओके है, उनके बीच में भी एक कॉम्पिटिटिव भावना है कि मैं जो काम अच्छा करूंगा तो मुझे ये फौज के अंदर रखा जाएगा और मैं सिपाही बनूंगा। और ये कौन बच्चे हैं, अब आपके वक्त और आपसे पहले वाले जो बच्चे थे, वो तो उनका जी मन था कि मेरे को फौज में आना है, पेंशन लेनी है, अच्छा काम करूंगा जब तक मैं फौज के अंदर हूं और मैं मेरा परिवार अच्छा रहेगा, फलेगा फूलेगा और उसका फायदा। अब क्या है, हमने उसके थोड़ा सा ऐड ऑन करके उसमें कंपटीशन डाल दी। उस कंपटीशन के अंदर उसको मालूम है कि मैंने अगर फौज के अंदर रहना है, अब ये 17.5 साल से 21 साल कौन सा बच्चा है, कई जी 10th स्टैंडर्ड पास हैं, कई 12th स्टैंडर्ड पास जी हैं, जी कईयों में कॉम्पिटिटिव भावना है, एनडीए की भी परीक्षा देने की वो काबिलियत रखता है, एसीसी में जाने की काबिलियत रखता है, शॉर्ट सर्विस के द्वारा आने की काबिलियत रखता है, सीडीएस का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम सीडीएस के द्वारा आईएमए में भी जाने की काबिलियत रखता है। मतलब जो लड़का जिसमें काबिलियत है और जो करना चाहता है, उसके लिए इट इज मतलब बहुत बड़ा फील्ड खुल गया है। और जो नहीं भी है और वो बाहर भी जाता है, तो उसका खुद का जो चाल चलन है, उसकी खुद की जो वो सोच है, उसमें उसका खुद काफी सुधार होगा। मैं बहुत फर्क पड़ेगा। जी, तो मैं ये 2-3 नहीं, मैं पॉइंट समझ रहा हूँ आपसे राजेश। और समझाना चाहता हूँ। एक पॉइंट आपने क्योंकि रूस की बात कही बीच में, और जिस प्रकार से सर आपने भी कहा और जो मैंने भी देखा कि 2019, 2020, 2021, 2022 तक कोई भर्ती नहीं हुई, यानी कि कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ, एयरफोर्स नेवी की स्ट्रेंथ कम हुई है। रूस का भी सर आपने एग्जांपल दिया, लेकिन आज रूस चाह रहा है कि 2 से 2.5 लाख लोगों की और भर्ती की जाए। रूस का कंसेप्ट देखिए, पुतिन लोगों से कह रहे हैं कि आप आइए मेरी आर्मी को ज्वाइन करिए, 2.5 लाख की भर्ती वो चाह रहे हैं। और उसके सामने कोई बड़ा चैलेंज नहीं है, यूक्रेन का एक चैलेंज था, हमारे सामने यहाँ पर पाकिस्तान का भी चैलेंज है, हम चाइना का भी चैलेंज फेस कर रहे हैं और हम बांग्लादेश का भी चैलेंज फेस कर रहे हैं। उस लिहाज से अगर हम आर्मी को कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास रूस जैसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है, हकीकत यह है कि हम टेक्नोलॉजी में भी रूस से बहुत पीछे हैं, अमेरिका से बहुत पीछे हैं, उसके बाद भी हम अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कम कर रहे हैं। और फिर 4 साल के हमारे पास अग्निवीर हैं, और अगर अग्निवीर इतने कामयाब होते तो मुझे लगता है कि रशिया अभी तक जीत चुका होता यूक्रेन को। उस लिहाज से कैसे आप चीजों को देख रहे हैं, आर्मी का कम करना, शॉर्ट सर्विस की जो सोल्जर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती तो शायद कीप पर अभी तक पुतिन का कब्जा होना चाहिए था, इनको कैसे ये जस्टिफाई क्या, करता? राजेश, जो रिफॉर्म्स हैं, ये जी रिस्ट्रक्चरिंग और राइट साइजिंग ऑफ द आर्मी जैसे जी बोलते जी हैं। जी जी अगर आपको हमने कंप्यूटर दिया है और उस कंप्यूटर में हमने कहा भाई एक कंप्यूटर देने से कम 2 आदमी की बाबू जो है वो 2 कम हो सकते हैं, और अगर एक कंप्यूटर देने के बाद 3 बाबू और लगे तो वो कंप्यूटर का तो फायदा ही नहीं हो, क्योंकि जी आपने बाबू से भी काम कराना है, आपने कंप्यूटर से भी काम कराना है, और बाबू और एग्री। कंप्यूटर ने क्या किया उससे भी चेक करवाना है, तो तीसरा भी आदमी लगाना है। तो इसमें तो मतलब ये है कि जब आज की तारीख में जो सुविधाएं अवेलेबल है, जो जी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, तो बूट्स ऑन ग्राउंड को सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, बूट्स ऑन ग्राउंड तो चाहिए, क्योंकि हमारा एलओसी और एलएसी ऐसे पहाड़ी और ऐसे दुर्गम इलाके हैं कि वहां पे जब तक जवान नहीं होगा तब तक उसकी रखवाली की नहीं जा सकती। इसमें किसी को शक होना ही नहीं चाहिए कि रखवाली अगर अपने देश की करनी है ऐसे दुर्गम इलाकों में, ऐसी ऊंची पहाड़ियों में जहां सांस लेने की दिक्कत है, चलने की दिक्कत है, खाने की दिक्कत है, सोने की दिक्कत है, नॉर्मल मौसम के हिसाब से जहां जी -50 डिग्री टेम्परेचर होता है, 150 किलोमीटर की रफ्तार से बिल्कुल हवाएं बहती हैं, तो आप समझ सकते हैं कितनी मुश्किल होती होगी। तो ऐसे इलाके में बूट्स ऑन ग्राउंड की तो जरूरत है। तो फिजिकल फिटनेस, मेंटल रोबस्टनेस, बूट्स ऑन ग्राउंड, ये सब की जरूरत है। तो राइट साइजिंग। अब ये कहना कि साहब हम लोगों को यूक्रेन और रशिया की लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए अपनी फौज को आज 12 लाख से उठा करके 25 लाख करनी चाहिए, वो होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर हम सोचेंगे,
हमारी फौज 25 लाख थी 1945 में। 1945 में हमारी फौज की नफरी थी 25 लाख। और वो क्या हुआ, उस 25 लाख से हमने कितने रखे अपने पास? 4 लाख। जब आजादी का वक्त आया 4 लाख, जिसमें से 2,25,000 भारत में रहे और 1,75,000 पाकिस्तान में चले गए, तो 4 ही लाख की फौज रही ना। तो वो जब युद्ध का समय आया तब 25 लाख लोगों ने मिलकर के, भारतीयों ने दूसरे महायुद्ध में भाग लिया। पहले महायुद्ध में 10 लाख भारतीयों ने भाग लिया। तो जो जैसे स्थिति आएगी उस स्थिति में ये जो अग्निवीर जो बाहर गए हैं वो भी वापस आने की काबिलियत है, यानी कि वो कम से कम रिजर्व्स के तौर पर या जरूरत पड़ती है उस तौर पर वो काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने सोचा है कि अगर 2 फ्रंट वॉर है या 3 फ्रंट वॉर है, जैसे भी है, उसके मद्देनजर हम लोगों को इतनी फौज चाहिए, 10 लाख, 12.5 लाख, 15 लाख, जो भी है। तो उसके मद्देनजर टेक्नोलॉजी क्या है, मॉडर्नाइजेशन क्या है। अब आप देखते हैं कि 1980 में, जैसे मैं आपको बता रहा था, अगर 95 रुपए हमारी पेंशन थी तो हमारे पास सिर्फ 6 लाख पेंशनर थे। आज की तारीख में जब कम से कम पेंशन 20-25 हजार है तो हमारे पास 27 लाख पेंशनर हैं, जहां पे उस वक्त हम कुछ खर्चा नहीं, आज की तारीख में 1.6 लाख करोड़ खर्चा करते थे पेंशन देने में। तो ये सबको देखते हुए कि अगर टेक्नोलॉजी, हम बोलते हैं कि हमको 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए एयरफोर्स में, और 42 स्क्वाड्रन किस तरह के एयरक्राफ्ट चाहिए? अगर हमारे पास 5th जनरेशन और कल 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट आता है तो हो सकता है नंबर ऑफ स्क्वाड्रन्स कम हो जाए, क्योंकि पहले अगर मिक्स के स्क्वाड्रन्स थे या नैट के स्क्वाड्रन्स थे तो आप समझ सकते हैं उनका काबिलियत और आज के रफेल की काबिलियत में जमीन आसमान का अंतर है। तो हम चाहते, क्योंकि अब धीरे धीरे करके दुश्मन की भी काबिलियत बढ़ रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास 42 स्क्वाड्रन्स हो जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के हों। तो अगर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के 42 स्क्वाड्रन रखते हैं तो इट इज ए कैपिटल, मतलब पैसा जो है भारत के पास उतना ही है, चाहे हम फौज में खर्च करें, एजुकेशन में खर्च करें, हेल्थ में खर्च करें या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करें। तो ये सब मिल करके एक संतुलन जो है करना पड़ता है। हमारे पास बेतरतीब पैसा तो है नहीं इस देश के अंदर, तो सब कुछ देखते हुए, पर ये कहना कि हमें क्या लेना देना, हमें कोई लेना देना नहीं, आप हेल्थ पे खर्च करो ना करो, मुझे नौकरी दो और मुझे करो, यानी कि वो जो देश के लिए भावना है वो समझ नहीं आ रही लोगों को। और आबादी बढ़ती जा रही है, दिन भर दिन आबादी बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हम बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिविडेंड में कौन आ रहे हैं? जवान। ये जवान मतलब फौजी जवान नहीं, जवान जो अपना पॉपुलेशन है, और सबको खाना देना है, नौकरी देनी है। ये एक इट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, और उस सिचुएशन में से हमने यकीन करना है। या अभी 2-3 सवाल मेरे सर और हैं जिनका मैं आपसे जवाब चाहूंगा, थोड़े डिफिकल्ट सवाल होंगे। एक चीज मैं जो आपसे समझना चाहूंगा, और क्योंकि पेंशन को लेकर सर आपने भी जिक्र किया और पेंशन को लेकर अक्सर बात होती रहती है, क्या हम जो 14 लाख या 12 लाख की आर्मी थी, क्या उसे हम 10-9 लाख ला रहे हैं? क्योंकि जब तक आर्मी की स्ट्रेंथ कम नहीं होगी आपका पेंशन का बजट कम नहीं होगा, और अगर आर्मी की स्ट्रेंथ आपने उतनी ही रखनी है तो आपको हर साल कम से कम 2,40,000 अग्निवीर भर्ती करने होंगे, तब जाकर आप 75% निकालेंगे, तब आपके पास जो है 60,000 अग्निवीर बचेंगे। और 2,40,000 को ट्रेनिंग देने के लिए क्या इस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर है? मुझे नहीं लगता कि है। और किस प्रकार से देखेंगे सर, इस टर्म को भी थोड़ा समझाइएगा। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, मैंने जैसे कहा पहले भी, 53 से 57 हजार सालाना लोग पेंशन जाते थे, है कि नहीं? उसी सेंटर से इतने 57 हजार लोग पेंशन जाते थे। फिर सवाल को थोड़ा सा और क्लियर करता हूं कि अगर हमारे पास इस वक्त 60,000 अग्निवीर भर्ती हम कर रहे हैं, उसमें से 75% आउट हमारे हो जा रहे हैं, हमारे पास वही बचेंगे कम से कम 15 से 20,000, लेकिन हमारे रिटायर 60,000 लगातार होते जाएंगे, उसको हम रोक नहीं पाएंगे अगले 10 से 15 साल तक। तो अगर उस नंबर्स को हमने बनाए रखना है तो हमारे लिए जरूरी है कि हम 2,40,000 अग्निवीर हर साल भर्ती करें, उसमें से हम 75% को रिटायर कर दें और 60,000 को हम, क्योंकि जो हमारे पेंशन जा रहे हैं वो 60,000 को हम रखें। तो क्या 2,40,000 के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है? क्या जो उनमें से 75% निकल जाएंगे उसको देने के लिए उतना पैसा है? इस टर्म को कैसे थोड़ा समझाएंगे सर, थोड़ा क्लियर करिए सबको जरा। ये देखिए, ये मैं जब राइट साइजिंग की बात कर रहा हूं
तो राइट साइजिंग जो डिसीजन जब लिया गया कि कितने राइट साइजिंग में फौज में कितने होने चाहिए, कितना अपर लिमिट होना चाहिए, चाहे 10 लाख का है, 12 लाख का है, जो भी है, जैसे भी है, तो हमने देखा कि 40,000 हमने लेने हैं, कि तकरीबन जो बाहर एग्जिट है वो से 57,000 का है और एंट्री जो है वो 40,000 की है, और उसमें से हम बैलेंस कर रहे हैं कि हमने 50% रिटेन किए कि हर साल जो है आप किसी भी इसमें देख लीजिए, पलटन के अंदर देख लीजिए, तकरीबन 90 के आसपास लोग जो है सालाना रिटायर होते हैं, और 90 अगर हम अग्निवीर लेते हैं और अगर 45 से हर एक पलटन में तकरीबन 45-50 के आसपास रिटायर होते हैं, और अगर अग्निवीर 100 के आसपास आते हैं और 50% हम रिटेन करते हैं तो पलटन का संतुलन बना रह सकता है। इसमें कोई शक, राइट साइजिंग जब हम बोलते हैं, राइट साइजिंग मतलब कम नहीं किया, हमने टेक्नोलॉजी को मद्देनजर रखते हुए अपनी नफरी कितनी होनी चाहिए उसको हमने डिसाइड किया कि हमारे रिफॉर्म में शायद इतने अगर हम रखेंगे, चाहे वो एलओसी है, एलएसी है, इंसर्जेंसी है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर है, टू फ्रंट्स है, थ्री फ्रंट है, ये सबको मद्देनजर रखते हुए कितने होने चाहिए। सिर्फ आदमी रख करके तो फायदा नहीं है, हम लोगों को उस आदमियों को मॉडर्नाइज वेपन्स भी देने हैं, हथियार भी देने हैं, कोई भी चीज आती है उसको एब्जॉर्ब करने में वक्त लगता है। अगर कोई किसी को नया टैंक देंगे तो वो ये सोचना है कि वो 1 साल में सीख जाएगा, नहीं सीखेगा। हवाई जहाज नए आते हैं, उनको सीखना, उसके ऊपर पाना 3-4 साल लगते हैं, तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। तो ये जरूर देखा गया है, ये जो आपका एक जो शक है या आपको एक डर लगता है कि 2,40,000 अगर अग्निवीर हमने लेने हैं तो इनको ट्रेनिंग कहाँ देंगे, इसमें कोई शक नहीं, इतने लेंगे नहीं, इसलिए हमने क्या कहा 46,000, और 46,000 में सिर्फ फौज को 40,000 और बाकी 2 सर्विसेज जो है एयरफोर्स और नेवी को बाकी दिए जाएंगे। तो ये सब कितना चाहिए, कितना राइट साइज करना है, ये सबको मद्देनजर रखते हुए ही ये नफरी पे हम आए हैं। या ठीक है सर, बस एक आखिरी पॉइंट मेरा, और क्योंकि लगातार इस बात को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि रिटायरमेंट अगर आ जाएंगे 4 साल बाद फिर क्या होगा। सीएपीएफ का कहना है कि अब हम 10% लेंगे, जो आज तक मुझे पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि सीएपीएफ में एक सोल्जर का, आर्मी का एक कोटा है 10%, वो लेते हैं, तो क्या वो प्रायोरिटी अग्निवीर को देंगे या प्रायोरिटी 17 साल के जवान को देंगे जो 17 साल बाद आएगा? क्या उस कोटे से ये हटकर 10% का कोटा होगा, यानी कि सीएपीएफ में क्या आर्मी का अब 20% कोटा होगा? इस चीज को, एक टर्म को समझाइएगा सर। और दूसरा एक और अहम सवाल है कि जो 17 साल 20 साल करके आ रहे हैं, हम बहुत सारे मैक्सिमम जवान को देखते हैं कि उन्हें जॉब नहीं मिलती है, वो आज सिक्योरिटी आज हमें खड़े नजर आते हैं, तो हम कैसे मान के चलें कि अग्निवीर को जॉब मिल जाएगी? क्योंकि जब हम 17 साल वाले को जॉब नहीं दे पा रहे, तो हम कैसे माने कि 4 साल वाले को हम बिल्कुल फिट कर देंगे सर? ये देखिएगा, मैं जैसे शुरू में ही कहा कि अग्निपथ की अग्नि परीक्षा है अग्निवीरों का पुनर्वास, यानी कि ये जरूरी है कि ये जो 40,000 लड़के हम अग्निवीर ले रहे हैं, इनका हम पुनर्वास करेंगे। सरकार ये गारंटी दे रही है। अगर हम लोगों को विश्वास ही नहीं है तो शक की तो कोई दवा भी नहीं है। अब शक ही करना है कि सबके ऊपर और उसके बरखलाफ बात करनी, कम से कम 2026 आने देते हैं, और फिर सबने अपना अपना जो विचार था वो प्रकट किया कि भाई इनको नौकरी में, मकसद क्या है, नौकरी मिलनी चाहिए, वो चाहे फौज में हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, या कहीं पर भी हो। ये जो 40,000 सरकार कह रही है कि हम अग्निवीर ले रहे हैं, इनको एडजस्ट, ये एक सर्विसमैन नहीं है। तो अभी जो आप बात कर रहे हैं कि बीएसएफ के अंदर, सीआरपीएफ के अंदर 10% एक सर्विस, ये एक सर्विसमैन नहीं है, तो इनका कोटा अलग है, इनका कोटा टोटली अलग। ये तो अग्निवीर कोटे में जाएंगे, और ये इसका सरकार ने कहा, हर एक ने कहा, सीआरपीएफ ने कहा, अपना बीएसएफ ने कहा, आईटीबीपी ने कहा, एसएसबी ने कहा, ये सीआईएसएफ ने कहा कि हम 10% लेंगे। यानी कि ये जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है, इनकी भी नफरी कितनी है, जितनी फौज की है उतनी ही है या उससे ज्यादा है, पर कम नहीं है, जिसमें पुलिस मैंने शामिल नहीं किया, स्टेट पुलिस शामिल नहीं किया। तो अगर हमारी 12.5 लाख की फौज में 53,000 लोग सालाना बाहर जाते हैं, और किस उम्र में जाते हैं, कम उम्र में जाते हैं,
इनकी फौज में किस उम्र में जाते हैं? 58 साल से ऊपर में ही रिटायर होते हैं। उससे पहले तो कोई रिटायर नहीं होता। कितनी नफरी रिटायर होती है? उतनी ही रिटायर होती है, 53,000 या 55,000 जो फौज में होती थी। तब फौज में 40,000 में से कितने ले लिए अंदर? मैं लेकर के चलता हूं कि 50% तो सरकार रखेगी, 20,000 बाहर चले गए। इन्होंने कितने लेने हैं? इन्होंने तो अपने 57,000 रिक्रूट करने हैं ना। उस 57,000 जो रिक्रूट सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस या सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आएंगे, उसमें से 20,000 ये होंगे, ये जो अग्निवीर बाहर गए। अगर वो जाना चाहते हैं तो कई उनमें से शायद सीएपीएफ में नहीं जाना चाहते, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में नहीं जाना चाहते, वो स्टेट पुलिस में जाना चाहते हैं या रेलवे में जाना चाहते हैं या बैंक में जाना चाहते हैं, वो तो उसके अलावा है। तो मुझे नहीं लगता डरना चाहिए। ठीक है, अब मैं एक बड़ा सा छोटा सा इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूं। हाल ही में मैंने जम्मू से मैं दिल्ली की यात्रा कर रहा था, राजधानी में आ रहा था, और राजधानी आपको पता है कि फौजियों की फेवरेट ट्रेन है। चंद अग्निवीर बैठे हुए थे और कुछ फौजी थे, उनके साथ बातचीत हुई। उनको नहीं पता था कि मैं भी एक पत्रकार हूं, तो बातचीत चल रही थी आज एक्स मिसमैन। तो उन्होंने मैंने पूछा कि क्या है आपका आगे का प्लान? तो सर बोलते हैं कि सर हमने अनविलिंग कर दिया है। मैंने बोला अनविलिंग क्यों कर दिया आपने, क्यों जारी नहीं रखना चाहते जॉब? बोला सर यहाँ पे अगर हम जॉब करेंगे तो 35-36 साल में हम रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अगर हम सीएपीएफ में चले गए तो 58 से 60 साल तक हमारी जॉब कंफर्म हो जाएगी। तो ये एक चीज थी उनके अंदर। बस मैं 1-2 मिनट आखिरी आपसे और लेना चाहता हूं रिक्वेस्ट के साथ। सर क्या हम प्राइवेट आर्मी का कंसेप्ट अब आने वाले वक्त में इंडिया में देख सकते हैं? क्योंकि ये सवाल भी लगातार उठ रहा है। हम अमेरिका में प्राइवेट आर्मी का कंसेप्ट देख चुके हैं, रूस में हम देख चुके हैं, तमाम देशों में प्राइवेट आर्मी, चाइना में भी प्राइवेट आर्मी का कंसेप्ट आ चुका है। तो क्या आने वाले वक्त में हिंदुस्तान में हम उस कंसेप्ट को भी देख सकते हैं सर? ये मुश्किल लगता है। जो हम वैगनर की बात कर रहे हैं, मर्सिनरीज की बात करते हैं हम, तो मर्सिनरीज यानी कि हमारे जो लोग हैं, अगर वो खुद रशिया में जाकर के उनकी लड़ाई में भाग लेना चाहते हैं, वॉलंटियर्स हैं, वो जा सकते हैं, आज भी रोक नहीं है। नेपाल के लोग हमारे यहाँ पे आते हैं, नौकरी करते हैं, आज भी कोई रोक नहीं है। वैसे हमारे अगर कल इजराइल में जाकर के लड़ना चाहते हैं, कोई रोक नहीं है। हमारे अगर अमेरिका में जाकर के लड़ना चाहते हैं, कोई रोक नहीं है। तो अगर वो लेते हैं और हमारे यहाँ से लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं अभी पर। लेकिन ये जो कहना है कि भारत के अंदर प्राइवेट आर्मीज, क्योंकि इतने सारे अग्निवीर बाहर जाएंगे और सबको हथियार के बारे में मालूम है, कैसे ऑपरेट करते हैं, एक प्राइवेट आर्मीज खड़ा, मुझे नहीं लगता है कि अभी भी आज की तारीख में भी इतने सारे एक्स सर्विसमैन, जैसे आप कह रहे हैं, एक्स सर्विसमैन आज की तारीख में तो 35 और 37 साल में ही बन रहा है। तो उसकी जिंदगी तो एक्चुअली देखा जाए तो उसके बाद ही शुरू हो रही है, उससे पहले तो उसको खुद ही नहीं मालूम वो कहाँ है। और शादी करता है, बच्चे छोटे, तो उसकी जिंदगी कब शुरू हो रही है? 35 साल के बाद। और 35 साल के बाद अगर वो ऐसे गलत रास्ते में जाने की सोचता होता तो अभी तक कर देता, पर भारत के अंदर या किसी भी इसमें कभी नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता है। ये जो डर है हम लोगों को, ये शायद साहब ये क्योंकि अग्निवीर हैं, इतने सारे प्राइवेट आर्मीज खड़े हो जाएंगे, हथियारों की ट्रेनिंग, ये तो मिलिटेंट बन जाएंगे, ये तो टेररिस्ट बन जाएंगे, ये वो जो कोई नहीं करेगा। हथियार किसने देने हैं? आफ्टर ऑल उसको डंडे से तो नहीं करेगा। हथियार का लाइसेंस कौन देगा? सरकार ही देगी ना। तो अगर कोई कहीं पर भी हथियार जाएंगे तो वो तो दिक्कत होगी। तो मुझे नहीं लगता ये डर हम लोगों को सताना चाहिए या इससे हम लोगों को डरना चाहिए। इसको वी कैन टेक ओवर। या चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, आप आए और इतने विस्तार से आपने बताया और जो तमाम डाउट्स थे उनको क्लियर किया सर। थैंक यू। जय हिंद सर, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू राजेश। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।